एक मित्र ने लिखा है, कथा कहती है कि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को धरती पर लाए थे। तभी से गंगा को तारने वाली या मुक्तिदायिनी माँ के रूप में भारत में पूजनीय माना जाता है। गंगा के सानिध्य में साधना का महत्व भी माना गया है। मेरा अपना अनुभव भी है कि गंगा का एक विशेष आकर्षण है, जैसे वो बुलाती हो, उसके तट पर बैठना, उसे देखना और बस देखते रह जाना पुलक से भर देता है। कुछ अपनत्व सा लगता है। कृपया इस विषय पर कुछ कहें। भारत एक अनूठा देश है। यहाँ पर हम तमाम बातों को बड़ी सुंदर कथाओं के माध्यम से कहते रहे। जब से लोगों की एक जिद ये हो गई है कि वो कथाओं को इतिहास बनाने की कोशिश करने लगे हैं, तो मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कथाएं बस कथाएं हैं, उनके अपने संकेत हैं, उनके अपने इशारे हैं, उनको समझा जाए और सार को समझा जाए। गंगा भारत का एक अद्भुत प्रयोग है। ऐसा अद्भुत प्रयोग पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। अब गंगा को स्वर्ग से उतारकर भगीरथ लाए थे या कोई विशेष प्रक्रिया से उसको लाया गया था, ये सारी बातें तो सत्य है नहीं। गंगा नदी बहती रही होगी, लेकिन जो साधना का, तपस्या का और बाकी बातों का इस कहानी में वर्णन है, वो अपने आप में बड़ा मूल्य रखता है। आज जो गंगा इतने आकर्षण का विषय बन गई है और उसकी एक अलग ही ऊर्जा नजर आती है, उसके पीछे कारण हो सकते हैं। एक तो भारत में आध्यात्मिक विज्ञान पर बहुत गहराई से प्रयोग किया गया और प्रयोग करके तमाम बातें लोगों ने अपने अनुभव से जानी। तत्व विज्ञान पर हमने बहुत गहराई से काम किया और एक चीज जिसको आज हम वैज्ञानिक रूप से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको हम तब भी जानते रहे कि जो पानी है, जल है, उसकी अपनी एक खास स्मृति होती है, उसकी अपनी एक सेंसिटिविटी है, उसकी अपनी एक संवेदनशीलता है। पानी चीज़ों को बहुत जल्दी रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद वो उसको रूपांतरित कर देता है, यानी वो हम तक पहुंचाने लगता है उसको किसी न किसी रूप में। तो भारत में अगर हम देखें, किसी न किसी रूप में पूजा में, प्रार्थना में, ध्यान में जल का उपयोग किया जाता रहा। जल के तमाम उपयोग किए जाते रहे। हमारे शरीर में भी 70 से 72% जो है जल का समावेश है। धरती में इतनी मात्रा में जल है, तो पानी जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के रूप में और बड़े प्रभावी तत्व के रूप में हमारे बीच रहा और उसको लोग जानते रहे हमेशा। अब जब ये पानी की संवेदनशीलता पता है, तो फिर उस पर कुछ काम किया जा सकता था। कई बार भारत में कुछ भौगोलिक स्थितियों के चलते हुए और कुछ अन्य विशेष स्थितियों के कारण कई प्रतीक चुन लिए गए। गंगा को चुना गया होगा। भागीरथ जो नाम लिया जाता है, मैं समझता हूँ ये कोई एक नाम नहीं रहा होगा। तमाम लोगों की ऐसी श्रृंखला हो सकती है। कभी कभी एक व्यक्ति, मान लीजिए, किसी चीज़ को लीड करता है, उसको नेतृत्व देता है, तो हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति ये कर रहा है। जैसे किसी देश को एक शासक चलाता है, तो एक शासक ही नहीं चला रहा होता है, पीछे पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है। तो गंगा में एक एनर्जी फील्ड क्रिएट की गई। आज की आधुनिक भाषा में हम जानते हैं कि एक घटना होता है जिसको हम कहते हैं मार्फोजेनिक फील्ड्स या मार्फोजेनेटिक फील्ड्स।
मॉर्फोजेनिक फील्ड, हम उस फील्ड को यानी कि उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें हमारे विचार, भाव और हमारे अकथित विचार, हमारे वो काम जिन्हें हम करना चाहते थे नहीं किए, दृश्य अदृश्य तमाम जो हमारी चीज़ें हैं वो शामिल होकर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करती हैं, एक सामूहिक चेतना पैदा करती हैं। ये देखा गया है कि जब एक ही विचार, एक ही भावना, एक ही तरह का कोई कार्य व्यवहार कहीं चलता रहे तो इस धरती पर अलग अलग मॉर्फोजेनिक फील्ड्स क्रिएट हो जाती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, सहयोग देने वाली भी हो सकती हैं, असहयोग देने वाली हो सकती हैं, सकारात्मक नकारात्मक कैसी भी हो सकती हैं। अब सकारात्मक नकारात्मक या सहयोग असहयोग जो है वो क्यों घटता है, वो अस्तित्व के अलग रहस्यों में से एक बात है। लेकिन कॉन्शियसली हम एक ऐसी कलेक्टिव प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। और भारत में साधना के नाम पर जब हमने कोशिश करी तो हमने ये माना कि साधना एक तो व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है कि आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन दूसरी सच्चाई यहाँ एक ये भी जानी गई कि पर्सनल जैसा कुछ होता भी तो नहीं है। पर्सनल भी तो एक एजम्पशन है, एक मान्यता है। तो जो कहीं व्यक्ति में होता है वो पूरे विश्व में भी होता है, यानी कि जो एक छोटी यूनिट में कोई घटना घटेगी उससे सब कुछ प्रभावित होगा। दुनिया वैसी नहीं रहती है जैसी किसी भी घटना या विचार के पहले होती है, वो लगातार बदल रही है। कॉन्शियस प्रोसेस जब हम किसी विचार, ऊर्जा और भावना का पैदा करते हैं उसी को हम साधना कहते हैं। अचेतन रूप से हम कोई भी काम करें उसको साधना भी नहीं कहते, चाहे हम ध्यान करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, सत्संग करें। लेकिन अगर अचेतन चीज़ें सक्रिय हैं और हम जागरूक नहीं हैं किसी भी बात को लेकर, संवेदनशील नहीं हैं अपनी सूक्ष्म चीज़ों को लेकर भी, तो फिर कोई चीज़ काम नहीं करेगी और जो मॉर्फोजेनिक फेनोमेना है वो पैदा नहीं होगा। हमारी संवेदनशीलता के साथ वो फिनोमेना पैदा होता है। तो गंगा को मैं देखता हूँ कि एक बड़ी ही लाइव फ्लोइंग मॉर्फोजेनिक फील्ड की तरह क्रिएट किया गया। अगर हम ये माने कि जैसा कि कहा जाता है कि जैसे आज की घटना की बात करें कि मानते हैं आज अवतरण दिवस है, तो जिन लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा उन्होंने देखा होगा कि कभी एक निश्चित बिंदु आता है, क्रिटिकल मास ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पर वो फील्ड पैदा हो जाती है। उसके पहले वो कमज़ोर होती है और जब कोई फील्ड पैदा हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये घटना घट गई या उसका अवतरण हो गया। जैसे मैंने कई बार मनोविज्ञान के 100 मंकी फिनोमेना की चर्चा करी है, जो एक्सपेरिमेंट 100 मंकी वाला है। तो 100 यानी कि 100वां जो नंबर है वो है क्रिटिकल मास, एक ऐसी निश्चित मात्रा जहाँ पर जाकर अचानक परिवर्तन घट जाता है। उसके पहले वो रेजोनेंस नहीं होता। हम प्रयोग करते रहें, तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलते रहे, लेकिन वो रेजोनेंस, वो जो एक गूंज है वो नहीं पैदा होती। उसके लिए हमको एक निश्चित मात्रा चाहिए होती। तो अगर हम कहें कि घटना घटी तो उस समय वो रेजोनेंस पैदा हुई, यानी कि वो जो रूपांतरणकारी एक ऊर्जा क्षेत्र है वो पैदा हो गया, यानी उसको हम मॉर्फोजेनिक फील्ड जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कह रहे हैं रूपांतरणकारी ऊर्जा क्षेत्र कह सकें, तो वो घट गया होगा। अब जो सवाल देखिए कथा में रहता है पूर्वजों को तारने का। अब पूर्वज न तरते हैं न उलझते हैं, ये हमारी कल्पनाओं में होते हैं। जो मरा खत्म हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर किसी बात को लेकर कंसर्न्ड है तो उसका यही जीवन है और इसी जीवन में उसकी सारी रुचि है। पीछे कहाँ क्या अटका है, भटका है, उसको तो आप जानते भी नहीं। आज की तारीख में अगर हम बात करें, आप बहुत अलर्ट ना हो तो आप अपनी 2 पीढ़ी पीछे के नाम भी नहीं जान पाएंगे।
कि कौन से पूर्वज थे। कई लोग तो जो अपने पढ़ाई लिखाई में आज के बच्चे बहुत इन्वॉल्व हैं, वो एक पीढ़ी पीछे ही जा पाएँ तो बड़ी मुश्किल बात है। अपने दादा के पीछे जाना है उनके लिए मुश्किल है। अभी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है कि ठीक दूसरी पीढ़ी को भूल, अगर पहले डेथ हो गई हो तो उसका भी स्मरण नहीं रहता। अब तमाम पीछे के पूर्वज, उनके बारे में कोई चिंतित हो, ऐसा होता नहीं। क्या कोई प्रैक्टिकली चिंतित है? जैसे आज की तारीख में हम किसी भी व्यक्ति को पूछ कर देखें, क्या आप उन लोगों के लिए भी चिंतित हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं? तो अगर आपकी कंडीशनिंग नहीं वो वैसी पैदा करी गई है तो कंडीशनिंग के चलते हुए आप सोचते हैं हाँ थोड़ी तो चिंता है, लेकिन सचमुच में नहीं है। सचमुच में जो सामने है उसी की चिंता है, प्रैक्टिकल, यही सच्चाई है। तो क्या अगर हम ऐसा कैरेक्टर स्टोरी में एक्सेप्ट करें और वो इतना समझदार है, इतना संवेदनशील है कि वो जानता है कि एक सचेतन ऊर्जा क्षेत्र को कैसे पैदा किया जाए और उस पर वो प्रयास कर रहा हो, तो वो ऐसे मेमोरी पैटर्न से भी अटका होगा जिसको वो कहे कि पूर्वजों को ताड़ना है। तो ये बात इस कथा में उस ढंग से फिट नहीं बैठेगी। पूर्वज का मतलब होता है कि जो हमारी स्मृतियों के कलेक्टिव पैटर्न शामिल हो गए होते हैं हमारे जीवन में, वही पूर्वज। जैसे आज की तारीख में हम देखें तो हम सब पूर्वजों का बहुत कुछ ढो रहे हैं, क्योंकि पिछली पीढ़ियों ने, पिछले जो भी समाज के व्यवस्था के ढंग रहे हैं, उन्होंने जो जाना, समझा, महसूस किया और उसको ट्रांसफ़र किया है, तो हम उसको लेकर भी बैठे हैं। हमको लगता है कि चीज़ें ऐसे होती हैं, तमाम मान्यताएं हैं, धीरे धीरे मान्यताएं सब वॉश आउट हो रहे हैं। हम इंग्लिश में देखिए वॉश आउट शब्द ही उपयोग करते हैं कि सब धुल रही हैं, नदी के प्रवाह की तरह सब जैसे धुलता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारे अतीत के बंधन जिनकी पकड़ हमारे ऊपर है वो हटते जाते हैं, हम एक नए जीवन में, रूपांतरण के जीवन में प्रवेश करते जाते हैं। गंगा के बारे में देखें तो अभी मैं बिल्कुल वैज्ञानिक बातें बता रहा हूँ, बाकी तो चीज़ें और हैं कि जो मार्फोजेनिक फील्ड की बात कहते हैं, जिन्होंने उस पर प्रयोग किया वैज्ञानिक रूप से, वो कहते हैं वो एक रिपल की तरह काम करता है, एक तरंग की तरह। जैसे यहाँ पर हम बैठें और हम गहरे ध्यान में जाएं, हमारे भीतर से शांति और प्रेम की, करुणा की तरंगें पैदा हों, तो उसकी एक रिपल पैदा होगी, वो स्पर्श करेगी बहुत से लोगों को और वो बदलती चली जाएगी। फिर लेकिन हर तरंग की अपनी एक सीमा होती है, उस पर जाकर वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। जैसे आज हम अपने सेलफोन इस्तेमाल करते हैं तो हम जानते हैं कि हमको टावर्स का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि जिस मुख्य जगह से हमने किसी ऊर्जा की तरंग को भेजा होगा उसको फिर आगे और उसको ऊर्जा देकर भेजना है, नहीं तो वो एक पॉइंट पर आकर एग्जॉस्ट हो जाएगी। वही एनर्जी फील्ड है। तो तमाम लोग जब एक साधना में शामिल होते हैं तो उसको वो आगे 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 बढ़ाते चले जाते हैं, रिपल की तरह। और नदियों में तो तरंगे हैं ही हैं, रिपल हैं, तो वो दोनों का एक बड़ा अद्भुत सा सामंजस्य है तरंगों के रूप। अब कोई पूछ सकता है कि अगर वो फील्ड क्रिएट हुई, गंगा कहीं बह रही, तो हम यहाँ भी क्यों नहीं रूपांतरित हो जाते हैं? तो इसको हम उसी तरह से देख सकते हैं कि जब लोगों ने उस एनर्जी फील्ड को क्रिएट किया तो आज के ये टावर्स वाली ही स्थिति है। उसकी एक फील्ड होगी, रेंज होगी, उसके आगे तो फिर उसको ले जाना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। इसीलिए हम पास जाते हैं तभी हमको महसूस होता है, हमको ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होता है, शांति महसूस होती है, हमको अच्छा लगता है। वो उसका एक सर्टेन रिपल इफेक्ट है, जो तरंग का प्रभाव है वो एक निश्चित दूरी तक बना रहेगा। ये तो वातावरण में जो प्रभाव रहा होगा उसको पैदा किया। अब जब पूर्वजों का जो रेसुरेक्शन कहें या उनका लिबरेशन कहें, सेल्वेशन कहें या उनका तारना या मुक्त होना कहें, तो उसका इतना ही अर्थ है कि जब कोई ऐसी प्रचंड प्रभावशाली ऊर्जा के संपर्क में आए और अतीत की स्मृतियों के सारे बंधन समाप्त हों,
जो अतीत का कंटेमिनेशन है, जो प्रभाव उसके भीतर आ गया, वो ख़त्म हो और व्यक्ति एक नए जगत में, रूपांतरण के जगत में प्रवेश करे, वही मुक्ति है। वहीं पर हम कह सकते हैं कि अब हम अपने सारे पूर्वजों से मुक्त हो गए। इनको जुंग ने आर्कटाइपल मेमोरी के रूप में भी डिस्क्राइब किया था। अगर हम अपने पूर्वजों का जो अपने जीवन में होना माने तो वो वैज्ञानिक भाषा में आर्कटाइपल मेमोरीज है, यानी कि वो ऐसी स्मृतियां हैं जो बहुत पीछे से चली आ रही हैं। उसमें से कुछ सही भी हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं, कुछ के अपने पैटर्न हो सकते हैं। उन सबको रिफॉर्म होना ज़रूरी है, उनका एक पूरा का पूरा शुद्धिकरण आवश्यक है। अब समाज में भी देखें क्या होता है कि तमाम लोग अच्छे और बुरे तमाम कारणों से, अब अच्छा बुरा जो है मैं इसलिए बार बार उसको अमेंड कर देता हूँ कि ये भी जागतिक कारणों से पैदा होता है, इसलिए किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र पैदा होते हैं। एक विचार अगर चलता चला जाए तो वो विचार एक निश्चित ऊर्जा क्षेत्र बना देगा, एक सर्टन मार्फोजेनिक फील्ड क्रिएट कर देगा। वो प्रेम और शांति की भी हो सकती है, घृणा और हिंसा की भी हो सकती है। यानी उस फील्ड के आप शिकार हो जाएं जो घृणा और हिंसा की है तो आप हिंसा और घृणा में बहते चले जाएंगे, और प्रेम और शांति की उस फील्ड में आए तो आप उसमें बहते चले जाएंगे। रहेंगी दोनों। संसार में ये द्वैत पर खड़ा संसार है, डुअलिटी पर। तो इतना आदर्शवादी किसी को नहीं होना चाहिए कि सोचे कि एक दिन हम कुछ ऐसा करेंगे या ऐसे गुरु लोग आ जाएंगे जो सब एक दिन ठीक कर देंगे। तो आते तो रहे, ठीक तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ठीक की परिकल्पना ही गलत है। यहाँ पर धीरे धीरे कुछ लोग अपने भीतर के उन बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे, लेकिन उसी मात्रा में पीछे से कुछ लोग आ रहे होंगे जो उन बंधनों की पीड़ा में वैसे ही पड़े रहेंगे। तो वैसे ही चलता रहेगा। गंगा का काम जो भारत में माना गया वो यही था कि लोग जुड़ते जाएंगे एक धारा से और उनके अंदर रूपांतरण आता चला जाएगा। अब एक तार्किक बात ये भी उठती रही हमेशा कि भाई लोग कहते गंगा नहाकर शुद्ध हो जाओ, तो इतने लोग नहाकर आते हैं, शुद्ध तो नहीं हो जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही नहा के लौट आते हैं। कई बार तो उससे भी बुरे लौट आते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा अहंकार भी पकड़ जाता है कि हम तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। अक्सर धार्मिक लोग सबसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि उनको अपने अच्छे होने का अहंकार भी पकड़ जाता है, पवित्र होने का अहंकार भी पकड़ जाता है। अब सवाल संवेदनशीलता का है, सेंसिटिविटी का है। अगर हम उतने संवेदनशील होकर गंगा से जुड़े तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। यानी कि वो जो ऊर्जा क्षेत्र निर्मित किया गया है वो हमारे लिए बहुत परतें खोल सकता है। इसीलिए उसके तट पर साधना और ध्यान का महत्व बताया गया। आप उसके तट पर अलग भाव दशा में होंगे तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो जो सूक्ष्म स्थिति है, जो सूक्ष्म ऊर्जा है, जो सटल प्रेजेंस है, वो हमारी पकड़ से बाहर पड़ी रह जाएगी। तो गंगा में जाएं तो नहाने से ज़्यादा जल्दी करें वहाँ पर ध्यान में बैठने की, थोड़ा शांत होने की, ठहरने की। तब हम शायद उसको महसूस कर पाएँ कि कुछ इसमें फ़र्क है। और फिर ऐसा नहीं होता कि ये सब फील्ड्स गंगा में ही पैदा करी गई। गंगा एक महत्व था, वो नदी के रूप में एक एक्सपेरिमेंट था। भारत में जो तीर्थ हैं या दुनिया में कहीं भी जिनको हम तीर्थ की तरह देखते हैं वो भी ऐसे ही ऊर्जा क्षेत्रों की तरह, मार्फोजेनिक फील्ड्स की तरह। लेकिन ऐसा नहीं कि जो जाएगा उस पर वही प्रभाव होगा। प्रभाव आपके सामंजस्य का होगा, आपकी ट्यूनिंग का होगा। आप किसी भी नेटवर्क एरिया में चले जाएं, केवल आपका इंस्ट्रूमेंट आपका मोबाइल हो, इसी से वो काम करने लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। फिर मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से फंक्शनल बनाना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। नेटवर्क तो था, लेकिन आप अपना मोबाइल ने ना उसकी बैटरी चार्ज करी है, ना उसमें सिम पड़ा है, ना उसमें इंटरनेट आ रहा है, और हम कहें कुछ भी तो काम नहीं करता, सब बेकार है।
तो हम जो हैं बिल्कुल गैजेट की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं। तो पहले तो हम अपने को पूरी तरह से फंक्शनल बनाएं, सेंसिटिव बनाएं, और फिर ऐसे नेटवर्क एरियाज़ में जो तीर्थों जैसे हैं, गंगा जैसे हैं, उनके पास जाएं, तो फिर हम उन फ्रिक्वेंसीज़ को, उन तरंगों को पकड़ सकते हैं जो रूपांतरणकारी हैं। तो गंगा का प्रयोग तो इसी तरह से भारत में रहा, और वो बड़ा खूबसूरत प्रयोग रहा।